हेलो दोस्तों, मैं सर सुमन फ्रॉम एक्सलेंट बायोलॉजी क्लास दरभंगा बिहार से हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड के बारे में और हमें देखना होगा कि पोलन ग्रैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्पोरोजीनस टिश्यू था, और उस स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में हमने कहा था इज ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप, और उसमें हमने क्या करवाया था रिडक्शनल डिवीजन और फाइनली स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो स्पोर टेट्राड है वही स्पोर टेट्राड जब सेपरेट होते थे तब जाकर के पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता था। अब देखिए हमने ये प्रोसेस देखा था किस तरीका से पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, इस पोलन ग्रैंड का स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो हम ये कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, तो पोलन ग्रैंड का। देखिए इसके सेंटर में एक न्यूक्लिया होते हैं, उसको बोलते हैं पोलन ग्रैन न्यूक्लिया, जो एन नेचर के होंगे। ये आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर, उसका नाम क्या है एक्जाइन। किसका आउटर लेयर, तो हम क्या कहेंगे पोलन ग्रैन का आउटर लेयर क्या कहलाएंगे एक्जाइन। ये नीचे वाला लेयर देख रहे हैं उसको बोलते हैं इनर लेयर, उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे इंटाइन। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमने कहा कि पोलन ग्रैंड हैविंग टू लेयर, आउटर लेयर इनर लेयर, आउटर लेयर इज एक्जाइन और इनर लेयर इज इंटाइन। अगला पॉइंट हम कहेंगे कि एक्जाइन जो है वो मेड अप ऑफ किसका बना होता है, तो हम ध्यान रखेंगे एस्पोरोपोलेनिन का। किसका बना हुआ है, एस्पोरोपोलेनिन। एस्पोरोपोलेनिन के बारे में एक दो पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि एस्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। हम यहां पर लिखेंगे इज मोस्ट रेजिस्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरा पॉइंट कहेंगे नो एनी इंजाइम विच डिग्रेडेड एस्पोरोपोलेनिन नॉन, नो एनी इंजाइम विच डिग्रेडेड नॉन। फिर कहेंगे रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। साथ साथ हम ये कहेंगे हाई टेम्परेचर। मतलब क्या, तो हम ओवरऑल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो काफ़ी रेजिस्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। दूसरा पॉइंट ये कहे कि कोई एंजाइम उसे डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने ये कहा कि रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाई टेम्परेचर, उससे क्या होते हैं काफ़ी रेजिस्टेंट है। कौन, एस्पोरोपोलेनिन। यही कारण है कि पोलन ग्रैंड जो है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक कहीं पर भी गिरा रह सकता है, एज इट इज रह सकता है। क्यों, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इसके ऊपर कवरिंग होता है। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे इनर लेयर। तो इनर लेयर के बारे में कहेंगे, इसका नाम क्या है इंटाइन। वो मेड अप ऑफ किसका बना होता है, तो बोलेंगे पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो हमने क्या कहा, इनर लेयर किसका बना होता है पेक्टिन एंड सेलुलोज, और आउटर लेयर किसका बना होता है स्पोरोपोलेनिन का।
ये जो आप देख रहे हैं ओपनिंग, जहां पे एक जैन एब्सेंट है, उसको बोलते हैं जर्म पोर के नाम से या जर्म फ्यूरो के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। ये ओपनिंग जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहेंगे यूजुअली इन वन पोलन ग्रेन हैव, क्या बात, तो हमने कहा यूजुअली इन वन पोलन ग्रेन हैव, है ना, इन केस ऑफ डाइकॉट, इन डाइकॉट प्लांट्स हैव 3 germ pore, so called tricolpate। अब हमने क्या कहा, अक्सर पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन में डाइकॉट के केस में 3 जर्म पोर होंगे, जर्म फ्यूरो होंगे, इसको बोलते हैं, इसीलिए उसे ट्राइकॉल्पेट के नाम से जानते हैं। और अगर मोनोकॉट के बारे में बात किया जाए तो हैव 1 जर्म पोर, तो एक ही जर्म पोर होगा, एक ही ओपनिंग होंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे, मोनोकॉल्पेट कहेंगे। मोनोकॉल्पेट और ट्राइकॉल्पेट हम दोनों टर्म आपको समझा दिए कि मोनोकॉल्पेट कहाँ होगा, ट्राइकॉल्पेट कहाँ होंगे। तो मोनोकॉल्पेट आपने देखा कि इन केस ऑफ मोनोकॉट, ट्राइकॉल्पेट आपने देखा इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, पोलन ग्रेन और मैक्रोस्पोर जो है, पोलन ग्रेन यहां पर लिख देते हैं, पोलन ग्रेन और मैक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन को भी बोलते हैं, मैक्रोस्पोर भी, तो याद रखेंगे, है ना, इज फर्स्ट सेल ऑफ किसका, तो हमें ध्यान रखना होगा दैट इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो ओवरऑल आपको समझना होगा, ओवरऑल आपको जानकारी रखना होगा कि हमने जो बताया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में, तो ये स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का, जिसमें 2 लेयर, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर क्या होते हैं, एक जैन कहलाते हैं, इनर लेयर क्या होते हैं, इंटेन कहलाते हैं। किसका बना होता है हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, जिसमें आउटर लेयर के बारे में हमने कहा कि स्पोरोपोलिन का, इनर लेयर के बारे में हमने कहा पेक्टिन और सेलुलोज का। ट्राइकोल्पेट और मोनोकोल्पेट में हमने डिफरेंस बता दिया। Pollen grain, that is macrospore, is the first cell of male gametophyte in case of angiosperm plant। तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट एंड फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात किया जाए तो आप क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन, और नहीं तो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आपको हर लेक्चर समझ में आएगा। आप शुरू से एक एक लेक्चर को देखिए, जहाँ से हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टार्ट किए हैं, वहाँ से हर लेक्चर आपको समझ में अच्छे तरीक़े से जरूर आएंगे। हमने ये देख लिया कि किस तरीक़े से पोलन ग्रेन बनता है, किस तरीक़े से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी देख लिया। अब जो हम बात करेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करेंगे। हमने क्या कहा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, तो इसमें हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट, यानी हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट। देखिए पोलन ग्रेन आपने देखा
पोलन ग्रेन कैसा नेचर, एन नेचर का था। आपने पोलन ग्रेन न्यूक्लिया भी देखा। अभी जो हम बात करेंगे मैक्रोगैमेटोजेनेसिस में, उसमें गैमेट किस तरीका से बनेगा, उसमें भी कौन सा गैमेट, तो मेल गैमेट के बारे में बात करेंगे हम, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। कहाँ पे, मैक्रोगैमेटोजेनेसिस में। और इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या होना भाई, किसका फॉर्मेशन होना, मेल गैमेटोफाइट का। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बताया था आपको, ये तो आपने कहा ये सर एक्जाइन है और ये इंटाइन है, ये पोलिन ग्रेन न्यूक्लिया है। मैक्रोगैमेटोजेनेसिस में पूरा का पूरा योगदान किसका होगा, तो हम क्या कहेंगे, पोलिन ग्रेन न्यूक्लिया का। अब कहेंगे सर पोलिन ग्रेन न्यूक्लिया का क्या योगदान है, तो हम उसे समझने का कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने ये कहा ये फिगर किसका है, पोलिन ग्रेन का। देखिए अब ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए जर्मपोर या जर्म फिगर। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो पोलिन ग्रेन है जिसमें पोलिन ग्रेन न्यूक्लिया है, वहाँ पे हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, माइटोसिस। पहली बार हो रहा है इसलिए हमने क्या कहा, फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस जैसे होगा तो उस केस में पोलन ग्रेन न्यूक्लिया हो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे और आफ्टर डिवीजन वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जेनरेटिव सेल। किसका फॉर्मेशन करेंगे, जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करेंगे और साथ साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्यूब सेल। देखिए हमने क्या कहा, जेनरेटिव सेल है ना, और ट्यूब सेल, दैट इज ट्यूब न्यूक्लिया। अब क्या होगा देखिए, इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन हुआ और वो सेल का लाएंगे जेनरेटिव सेल, एक सेल बच जाएगा। आप इनसे दो सेल कहाँ से आ गए, तो माइटोसिस करवा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा और ये सेल कराएंगे ट्यूब सेल। अब देखिए हमने क्या कहा, दैट इज ए ट्यूब सेल, लेकिन इस इंटाइन पोर्शन को इसको भी अगर मिला दे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्यूब न्यूक्लिया, दोनों कंबाइन करके। तो हमने क्या करवाया, माइटोसिस फर्स्ट। तो यहाँ पे कितना सेल था, वन सेल स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे कितना सेल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, टू सेल स्ट्रक्चर। क्यों, ये अपने आप में एक सेल होगा और एक सेल ये, तो कितना सेल हो गया, दो सेल हो गया। तो आपने क्या देखा, टू सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल तो ये अपने आप में जेनरेटिव सेल हो गया और दूसरा सेल का। देखिए अब क्या करवाएंगे हम, जेनरेटिव सेल में माइटोसिस सेकेंड करवाएंगे। ठीक है, जैसे माइटोसिस सेकेंड करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमने जेनरेटिव सेल में माइटोसिस सेकेंड करवाया, तो ये ऑलरेडी एक सेल का फॉर्मेशन था जो जेनरेटिव सेल के थे, एक नया सेल का फॉर्मेशन होगा और ये ट्यूब न्यूक्लिया होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं वो होता है फर्स्ट मेल गैमेट।
ये होंगे सेकेंड मेल गैमेट। अब देखिए, हमने कहा फर्स्ट मेल गैमेट, हमने कहा सेकेंड मेल गैमेट, और ये जो बच जाएगा ये वो क्या कहलाएंगे? ट्यूब न्यूक्लिया। ओवरऑल कितना सेल स्टेज हो गया? यहां पे आपने देखा 2 सेल स्टेज, और यहां पे आप देखेंगे 3 सेल स्टेज। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या कि माइटोसिस हमने कहाँ करवाया? तो माइटोसिस एक बार तो यहाँ पोलन ग्रैंड न्यूक्लिया में हुआ, तो इस तरीके से जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुए। एक बार फिर क्या हुआ, माइटोसिस सेकेंड जो करवाया जनरेटिव सेल में करवाया। जैसे जनरेटिव सेल में माइटोसिस सेकेंड होगा तो उस केस में फर्स्ट मिल गैमेट और सेकेंड मिल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन होगा। अब जरा सोचिए, फर्स्ट मिल गैमेट सेकेंड मिल गैमेट दोनों का अपना अपना एक पार्टिकुलर फ्यूजन का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मिल गैमेट जाकर के एक बार में फ्यूज करेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होते हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना होगा कि ये जो स्टेज आप देख रहे हैं सेकेंड माइटोसिस के बाद, ये क्या कहलाते हैं? मैच्योर्ड, क्या तो हम क्या कहेंगे? मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हो गया। अब ये जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, जिसमें आपने क्या देखा? जनरेटिव सेल, है ना। तो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कहेंगे आपको कि व्हेन पोलन ग्रेन, जब जो है पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो उस केस में पोलन ग्रेन के पास हम ये कहेंगे पोलन ग्रेन कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज अ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। यहाँ पे है जनरेटिव सेल के बारे में बात किया हमने। फिर कहेंगे जनरेटिव सेल के पास क्या होगा? उसमें कंपेरेटिवली, है ना, स्मॉलर होंगे जनरेटिव सेल। किसके कंपेरेटिवली? तो हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल के बाद। तो उसको हम थोड़ा सा लिखने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, when the pollen grain is mature, then pollen grain have 2 types of cell. One is generative cell or another is वेजिटेटिव सेल। हमने क्या कहा? जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो उसके पास कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2 प्रकार का, एक जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे जनरेटिव सेल विथ कंपेरेटिवली टू वेजिटेटिव सेल, तो हम ये कहेंगे इट इज बिगर। ये क्या होगा? इट इज स्मॉलर इन साइज। वेजिटेटिव सेल का साइज क्या है? बड़ा है। जनरेटिव सेल का साइज क्या है? छोटा है। फिर क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल में इट हैज एबंडेंट फूड मटेरियल्स। अब मतलब क्या कि ये जो वेजिटेटिव सेल है जिसमें हम क्या कहेंगे? एबंडेंट फूड मटेरियल होंगे, है ना, फूड मटेरियल, एंड हैव irregular shape न्यूक्लियस। उनके पास जो न्यूक्लियस होगा उसका शेप क्या होंगे? इरेगुलर होगा। कोई फिक्स शेप का न्यूक्लियस नहीं होंगे किसके पास? तो हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल के पास। ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा? इसका साइज क्या है? बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो हम क्या कहेंगे? अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, ये तो हमने ये कहा कि ये सेल है, इसमें हम कहेंगे ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल। इसका मतलब क्या? किसके साइटोप्लाज्म में कौन फ्लोट करेगा? तो हम कहेंगे जनरेटिव सेल के बारे में, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ किसका? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? जनरेटिव सेल फ्लोट करते हैं, उसमें वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे।
दूसरा पॉइंट कहेंगे, इसका जो शेप होगा न्यूक्लियस का, किसका, जेनेरेटिव सेल का, इट्स न्यूक्लियस इज कैसा, स्पिंडल सेल एंड हैव abundant amount of फूड रिजर्व। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों में हमने कंपैरिजन किया और हमने देखा कि जेनेरेटिव सेल जो है स्मॉलर होगा, इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। फिर हमने क्या कहा, इट न्यूक्लियस इज स्पिंडल सेल, उसका न्यूक्लियस का आकार क्या है, स्पिंडल के आकार का, और वे क्या करते हैं, इसके पास जो है फूड मटेरियल क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। यही कारण है कि हम जैसे ही डिवीजन करवाए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे माइटोसिस सेकेंड कहाँ से हुआ, जेनेरेटिव सेल में। तो इसका मेन कारण ये था कि इसका न्यूक्लियस फिक्स शेप का होगा और उसके न्यूक्लियस में फूड मटेरियल काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोगैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर बताना है। इससे पहले एक पॉइंट हम और क्लियर कर ले कि सेकेंड माइटोसिस कब होगा, कैसे हुआ होगा, उसको समझते हैं। तो हम ये कहेंगे सेकेंड माइटोसिस जो हुआ था जेनेरेटिव सेल में, ये हो सकता है आफ्टर पॉलिनेशन हो और हो सकता है बिफोर पॉलिनेशन हो। तो आफ्टर पॉलिनेशन का क्या मतलब, व्हेन पोलन ग्रेन प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, तो हम लिख सकते हैं व्हेन पोलन ग्रेन प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर प्रेजेंट होगा, उस केस में हो सकता है। और बिफोर पॉलिनेशन, दो कंडीशन हो सकता है सेकेंड माइटोसिस का, बिफोर पॉलिनेशन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन एंथर, क्योंकि बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले तो एंथर के अंदर ही होगा पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन के बाद क्या होंगे, वो कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा के ऊपर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स है। तो हमने क्या कहा, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमने देखा, ओवरऑल देखने के बाद पता चलता है कि मैक्सिमम जो प्लांट है ना, मैक्सिमम जो प्लांट है इन स्टेज है ना, ओवरऑल मैक्सिमम प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म, द pollinating स्टेज। अब देखिए देखा गया तो 2 सेल स्टेज भी होता है और 3 सेल स्टेज भी है। तो इसमें जब देखा गया कि पोलिनेटिंग स्टेज जो है 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, तो पाया गया कि 60% प्लांट में जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, इसमें पोलिनेटिंग स्टेज जो है 2 सेल स्टेज क्या है, 40% प्लांट में 40% प्लांट एंजियोस्पर्म में पोलिनेटिंग स्टेज कितना सेल में है, 3 सेल स्टेज में। तो इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम समझने का कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप आंसर उसका बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन था ये, इन एंजियोस्पर्म द pollinating stage of pollen grain is, क्या कहा, इन एंजियोस्पर्म द pollinating stage of pollen grain is। पहला ऑप्शन 2 सेल स्टेज, दूसरा 3 सेल स्टेज, तीसरा
एनी ऑफ एबव, और चौथा में नन। एक बार ये ऑप्शन करके आया था क्वेश्चन मेडिकल में, दूसरा बार ऑप्शन में आया था 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, नन। क्या होगा? तो हमने कहा कि इन एंजियोस्पर्म द पॉलिनेटिंग स्टेज ऑफ पॉलन ग्रैंड इज 2 सेल स्टेज होगा या 3 सेल स्टेज होगा या एनी ऑफ एबव होंगे। तो मैक्सिमम पॉलिनेशन कितना स्टेज में होता है? तो हमने क्या कहा था? 2 सेल स्टेज में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। लेकिन यहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होंगे? एनी ऑफ एबव होंगे। ऐसा इसीलिए कि 2 सेल स्टेज भी हो सकता है, 3 सेल स्टेज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं? मैक्सिमम जो परसेंटेज होगा पॉलिनेटिंग स्टेज का, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। तो हमें ध्यान रखना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन मेडिकल ने पूछा था। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगला क्लास हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना टॉपिक हमने पढ़ाया है सबको आप रिमाइंड करते रहिए, अगेन एंड अगेन उसे देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है? धन्यवाद।